हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 के लिए भौतिक विज्ञान के लिए हम इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। आज इस वीडियो में हम लोग गैसीय और गति सिद्धांत के ऊपर अध्ययन करेंगे। गैसों का और गति सिद्धांत। प्रत्येक द्रव्य जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन कणों को हम लोग या तो परमाणु कहते हैं, एटम, या इन कणों को हम लोग अणु कहते हैं, मालिकों। तो प्रत्येक द्रव्य जो है परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु या अणु में जो द्रव्य होता है वह द्रव्य जो है परमाणु या अणुओं से मिलकर बना होता है। द्रव्य के ऊपर हम लोग बात करें तो द्रव्य का परमाणु हो या अणु हो, उसका जो आकार होता है वह आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। परमाणु का आकार जो है नियर अबाउट 1 एंगस्ट्रॉम के तुल्य माना जाता है, जो कि लगभग 10⁻10 मीटर के कोट का होता है। प्रत्येक परमाणु का नाभिक जो है अपने चारों ओर एक बल उत्पन्न करता है, जिसे हम लोग नाभिकीय बल कहते हैं। और उस बल के द्वारा जो है वह अपने चारों ओर के अन्य परमाणुओं पर, वो जो कि एक निश्चित दूरी के भीतर स्थित हैं, इन परमाणुओं पर आकर्षण बल लगाता है। तो एक परमाणु अपने चारों ओर के जिस दूरी तक के इस परमाणुओं को अपने ओर आकर्षित करता है, उस दूरी की त्रिज्या लेकर अगर हम लोग इस दूरी का रेडियस लेकर अगर हम लोग एक सर्किल खींचें, गोला खींचें, तो इसको हम लोग कहते हैं आणविक सक्रियता का गोला। अब इस आणविक सक्रियता के गोले में अन्य परमाणु जो होंगे, वे परमाणु इस नाभिक से आकर्षित होंगे, इस नाभिक से आकर्षण बल से बंधे होंगे। अब यदि कोई परमाणु, अन्य परमाणु इस आणविक सक्रियता के गोले के बाहर है, तो यह परमाणु जो है इस परमाणु के ऊपर कोई बल नहीं लगाएगा। लेकिन यह परमाणु इसके परमाणुओं के ऊपर जो बल लगा रहा है, अब इसमें से प्रत्येक परमाणु का आणविक सक्रियता का गोला खींचें तो यह परमाणु जो है फिर किसी न किसी अन्य परमाणु को आणविक सक्रियता के गोले के भीतर आ जाएगा। तो कुल मिला के स्थिति ये होती है कि जिन परमाणुओं के भीतर या अणुओं के भीतर जो है आकर्षण बल का मान अधिक होता है, या जिन परमाणुओं के बीच की दूरी, या जो दूरी दिया गया है 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम, तो एक परमाणु का हो गया 1 एंगस्ट्रॉम और दूसरे परमाणु का हो गया 1 एंगस्ट्रॉम। तो यानी कि दो नाभिकों के बीच की दूरी लगभग 2 एंगस्ट्रॉम के अगर तुल्य है, तो इसी अवस्था में परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है वह सबसे अधिक होता है। अब यदि परमाणु इससे भी और कम दूरी पे आते हैं या किसी अन्य विधि से फोर्सली इनको लाया जाता है, तो अब एक नाभिक और ये दूसरे नाभिक के विषय में सोचें हम लोग केवल, तो अगर ये दूरी अगर 2 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, तो अब इनके बीच में आकर्षण बल बढ़ने की बजाय घटना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अब इस नाभिक में उपस्थित जो आवेश हैं, इन आवेशों के कारण बल काम करने लगता है, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। और कुछ दूरी और आगे चलने के पश्चात अब ये आकर्षण बल सीधे सीधे प्रतिकर्षण बल में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि दो परमाणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक नियत दूरी तक ही उसमें आकर्षण बल का मान अधिक होता है। लेकिन अब ये दूरी और भी कम कर दिया जाए तो वह आकर्षण बल धीरे धीरे कम होते होते शून्य हो जाता है, और एक निश्चित दूरी से और कम दूरी होने पर उस आकर्षण बल का मान बदल कर प्रतिकर्षण बल में चला जाता है। यानी कि कभी भी एक नाभिक जो दूसरे नाभिक के भीतर ये समाहित नहीं हो सकता, और यहाँ पर जो जब ये प्रतिकर्षण बल लगता है तो ये नाभिक, कोई भी नाभिक जो है दूसरे नाभिक से जो है प्रतिकर्षण बल का जब अनुभव करेगा तो उससे दूर जाएगा। यानी कि नाभिक का जो साम्यावस्था होता है, दो नाभिकों के बीच की जो साम्य दूरी होती है वह लगभग 2 एंगस्ट्रॉम के ही तुल्य होती है। दूरी इससे अधिक होने पर भी इनके बीच का आकर्षण बल कम होता है, और दूरी इससे कम होने पर भी इससे बीच आकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। तो ठोस के परमाणु लगभग इसी दूरी पर रहते हैं, इसलिए ठोस का अपना एक निश्चित आकार होता है। प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं से एक प्रबल नाभिकीय बल से बंधे होते हैं, और एक ठोस पदार्थ का एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आयतन होता है। इसके विपरीत गैस के अणुओं के बीच दूरी अपेक्षा नाभिकों के या परमाणुओं के या अणुओं के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसकी वजह से
गैस के परमाणुओं का कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। गैस के अणुओं की अगर हम लोग भौतिक गुण की बात करें तो गैस के अणु के भौतिक गुण में प्रथम गुण यही आता है कि गैस के पदार्थ का जो है गैसीय पदार्थों का आकार और आयतन जो है क्या होता है, अनिश्चित होता है। उस पर दाब डालने पे आयतन में ज़्यादा कमी आता है, ताप बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि होता है, दाब में वृद्धि होता है। गैस के अणु जिस भी पात्र में रखे जाते हैं उस पात्र की दीवारों पर बल उत्पन्न करते हैं जिससे कि दाब उत्पन्न होता है, बल लगाते हैं जिसकी वजह से दाब उत्पन्न होता है। यदि गैस के अणुओं को हम किसी बंद बर्तन में न रखें तो गैस के अणु जो है बर्तन से बाहर निकलकर क्या होंगे, विसरित हो जाएंगे, विसरण हो जाता है गैस के अणुओं का। तो गैस में आयतन, दाब, ताप की आपस में अधिक निर्भरता होती है। दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। इस तरह से करके गैस के अणु की अपनी भौतिक गुण होते हैं। गैस के अणुओं के भौतिक गुण के बाद है इसमें बायल का नियम। बायल ने गैस के ऊपर एक नियम दिया था कि किसी गैस का एक निश्चित मात्रा ले लें, और उस गैस का ताप जो है निश्चित कर दें, ताप जो है निश्चित कर दें, ये कांस्टेंट कर दें। तो निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है, किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन किसी निश्चित ताप पर उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी भी गैस पे दाब बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, दाब घटाएंगे तो आयतन बढ़ेगा। किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन नियत ताप पर दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यदि ताप T पर गैस के निश्चित मात्रा का आयतन V और दाब जो है P हो तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा क्या, V अनुक्रमानुपाती 1/P। V अनुक्रमानुपाती 1/P यही जो है बायल का नियम है। बायल के द्वारा प्रस्तुत किया गया यही नियम है कि नियत ताप पर किसी भी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि गैस की मात्रा क्या हो, नियत हो। तो P अनुक्रमानुपाती 1/V को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ कांस्टेंट की जगह पे कोई मान लो K ले लिया गया तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यह है बायल का नियम। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K, यह है। अब इसी गैस का अगर दाब P1 पर आयतन V1 और P2 दाब पर आयतन उस गैस का V2 हो जाए, दाब बढ़ा के P2 करो या घटा के P2 करो। यदि दाब बढ़ा के P2 किया जाएगा तो आयतन V2 घट के हो जाएगा, और दाब घटेगा तो आयतन V2 बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो संबंध निकलेगा हर स्थिति में, अगर ताप नियत है तो पहले स्थिति का P1 V1 का गुणनफल, फिर दूसरे स्थिति का गुणनफल, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे भी जितने भी हो सकते हैं सबका गुणनफल आपस में बराबर होगा। और किसके बराबर होगा, एक नियत राशि K के बराबर होगा। तो यहाँ से एक छोटा सा सूत्र मिल जाता है हम लोगों को, इन दो को केवल बराबर दिखावें तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये एक ही गैस के नियत ताप पे स्थितियां हैं, P1 और P2 दाब पे आयतन V1 और V2 हो तो इनके बीच में एक रिलेशन है। अब इसमें 4 राशियां हो रही हैं, P1 V1 P2 V2। इनमें किन्हीं 3 राशियों का मान ज्ञात हो तो चौथी राशि का मान जो है आसानी से इससे प्राप्त किया जा सकता है कि इतना आयतन करने पे कितना दाब लगाना पड़ेगा। प्रारंभिक दाब आयतन दिया हुआ है, प्रश्न में पूछ दिया जाए कि आयतन इतना से घटाकर इतना करना है तो दाब कितना लगाना पड़ेगा, या आयतन बढ़ा के इतना करना है तो दाब को कितना कम करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो इस सूत्र से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं या की जाती हैं। अब बायल के नियम में जो हम लोग को ये वक्र मिलता है, जो ये सूत्र मिलता है या जो संबंध मिलता है V अनुक्रमानुपाती P 1/P, इनके अगर हम लोग P और V के बीच में वक्र खींचें
तो P और V के बीच में वक्र खींचने पे हम लोगों को एक परवलय की आकृति का, इस अक्ष पे हम लोग आयतन ले लें, इस अक्ष पे दाब ले लें, और बहुत ही निम्न ताप पर अगर हम लोग वक्र खींचते हैं PV वक्र, तो ये एक हाइपरबोलिक ये हाइपरबोलिक नहीं, पैराबोलिक, एक परवलय आकृति का जो है वक्र मिलता है। ताप बढ़ा दें तो ये जो कर्वेचर है, ये जो झुकाव है, ये इसमें कमी आ जाती है। ताप बढ़ाने पे ये थोड़ा सा ऐसे आ जाता है। ये T2 हो गया। मान लीजिए T1 ताप पे खींचा जा रहा है, तो T1 ताप पे ये और अच्छे से परवलय आकृति का हो जाएगा ये T1। इसमें T1 ताप जो है सबसे अधिक है, T2 उससे कम है, और T3 जो है सबसे कम है। यानी कि जब गैसों का ताप बढ़ा, गैसें जो उच्च ताप और निम्न दाब पर, गैसें जो है उच्च ताप और निम्न दाब पर बायल के नियम का अच्छे से पालन करती हैं। इस वक्र में बायल के नियम का पालन नहीं हो रहा है, इस वक्र में अच्छे से बायल के नियम का पालन हो रहा है। तो उच्च ताप पर ही गैसें जो है बायल के नियम का अच्छे से पालन करती हैं। निम्न ताप पर और भारी गैसें जो है बायल के नियम का पालन नहीं करती हैं। अब आदर्श गैस के लिए या बहुत हल्की गैस मतलब हाइड्रोजन गैस या इस तरह की जो हीलियम है, इस तरह की गैस के लिए अगर हम लोग उच्च ताप पे वक्र खींचे तो इस तरह का मिलता है। इन्हीं गैसों के लिए अगर निम्न ताप पे, ताप को बहुत कम करके P और V के बीच वक्र खींचे तो इस तरह का मिलता है। मतलब प्रारंभ में कम ही दाब घटाने पर आयतन, दाब ज़्यादा घटाने पर आयतन कम घटता है, फिर दाब यहाँ पे कर्वेचर अधिक है, यहाँ पे दाब बहुत कम ही घटाने पर आयतन में ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देता है। ये है बायल का नियम। इसी के साथ है एक और नियम, चार्ल्स का नियम। बायल के नियम के साथ ही है चार्ल्स का नियम। तो बायल का नियम जो है, ये जो P, V और T, दाब, आयतन और ताप, इन्हीं तीन जो ऊष्मागतिकी के चर है, इन्हीं तीन चरों के ऊपर जो है ये नियम है। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम जो है नियत दाब पर, यानी कि इस नियम में दाब जो है क्या हो जाता है, कांस्टेंट कर दिया जाता है। दाब को कांस्टेंट कर देते हैं। तो नियत दाब पर किसी गैस के नियत मात्रा का जो आयतन होता है वह उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है चार्ल्स का नियम। किसी भी गैस के नियत दाब पर, किसी भी गैस के नियत मात्रा का नियत दाब पर आयतन जो होता है वह उस गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसको हम लोग बराबर में करें तो V/T इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। चार्ल्स का नियम, किसी भी गैस के नियत मात्रा का आयतन नियत दाब पर परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यह सीधे सीधे चार्ल्स का नियम। अब चार्ल्स के नियम को आगे बढ़ाएंगे लो तो अनुक्रमानुपाती को बराबर में करेंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। चलिए कांस्टेंट ले लेते हैं यहाँ पे K, तो हम लोग को सूत्र मिल जाता है चार्ल्स के नियम से कि V/T इक्वल टू K। अब V/T इज इक्वल टू K से हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं कि दो स्थितियों पे हम लोग देखें। एक ताप T1 पे आयतन V1, T1 ताप पर आयतन V1 और T2 ताप पर आयतन जो है V2 अगर ले लिया जाता है, और ऐसे आगे भी ताप बदल के आयतन निकाल लिया जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3 इज इक्वल टू एंड समान करके K। ये सब अनुपात जो है आपस में बराबर होंगे, और इसमें से अगर इन दो राशियों को लिया जाए तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ये हो गया। अब इसमें भी चार राशियाँ हैं, और इन चार राशियों में से किन्हीं तीन राशियों का मान ज्ञात होने पे आसानी से हम लोग चौथे राशि का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं। यह है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम का स्टेटमेंट एक और तरह से दिया जाता है कि किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन, चार्ल्स के नियम का स्टेटमेंट एक और तरीके से दिया जाता है कि किसी भी गैस के नियत मात्रा का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो, V0 हो तो
उस गैस का ताप बढ़ाने पर या ताप घटाने पर उस गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि का मान होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 1/273वें भाग के बराबर होता है, अर्थात V=V01 + 1/273। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस जो कथन कही जा रही है उस कथन को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि V=V0 + V0/273। एक बार फिर इस चार्ल्स के नियम का दूसरा जो कथन है, दूसरे प्रकार से जो बात कही जाती है चार्ल्स के नियम में, उसको फिर एक बार देखिए। 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन यदि V0 है तो उस गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उस गैस के आयतन में वृद्धि होती है। तो गैस के आयतन में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि का मान कितना होता है, तो उसी बात को आगे कहा जा रहा है कि उस 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर उसके गैस के ताप बढ़ाने पर गैस के आयतन में होने वाली जो वृद्धि की मात्रा होती है वह 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 1/273वां भाग होता है। और इसका उल्टा यदि तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गैस का घटा रहे हैं तो आयतन में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 1/273वें भाग के बराबर ही क्या होगा, उसमें कमी भी आएगा। यह है चार्ल्स का मूल नियम। इसी चार्ल्स के मूल नियम से ही यह नियम निकलता है। ये नियम V कैसे निकलता है उसको समझिए यहाँ पे। अब इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो फिर ये हो जाएगा V=V01 + 1/273। ये हो गया V1। V को V1 कर देते हैं। V1 हो गया 1 डिग्री सेल्सियस पे उसका आयतन। अब हम V2 निकालें तो V2 में क्या होगा, तो V1 + V0/273, क्योंकि चार्ल्स के अनुसार जो है उसका ताप अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो आयतन में जो वृद्धि होगा वह 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का ही 273वां भाग होगा। तो V1 आयतन तो पहले से है और उसमें V0 का 1/273वां भाग इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब इसमें पूरा मान रखा जाएगा तो ये हो जाएगा V0 + V0/273 + V0/273। ये V0 इतना भाग जो है V1 के लिए हो गया, ये भाग जो है यहाँ पे आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 × V0/273। अब इसमें से हम अगर V0 कॉमन ले लें, यहाँ पे V2 = V0 कॉमन ले लें तो क्या निकलेगा, तो V0 कॉमन ले लें तो यहाँ निकलेगा 1 निकलेगा, यहाँ निकलेगा 2/273। अब थोड़ा सिमिलरिटी देखिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। यानी कि अगर हम लोग 3 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर आयतन का मान निकालना चाहें तो कितना होगा, तो यहाँ लिखा जा सकता है V3 = V01 + 3/273। ये हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पे आयतन में वृद्धि। अब मान लीजिए हम T डिग्री, मतलब कोई एक अननोन क्वांटिटी हम यहाँ ले रहे हैं, T डिग्री सेल्सियस ताप पे उसका आयतन VT निकालना है, मतलब वैल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना होगा, तो ये होगा V01 + T/273। अरे 1 डिग्री पे 1/8, 2 डिग्री पे 2/8, 3 डिग्री पे 3/8, तो T डिग्री पे T/273। अब सिमिलरिटी से इसको समझा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा और हल करिए, एलसीएम कितना होगा इसका, V0 एलसीएम होगा 273 और इधर हो जाएगा 273 + T। हाँ, जब डिग्री सेल्सियस में हम लोग 273 और जोड़ देते हैं तो वो बदल के हो जाता है परम ताप में, और 273 एक नियत राशि है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VT = V0/273 और ये जो है बदल के हो जाएगा T। अब देखिए ध्यान से, ताप बढ़ाने पे आयतन बढ़ेगा, ताप घटाने पे आयतन घटेगा, लेकिन जब एक नियत ताप पर पहुंचेंगे लोग तो उसका आयतन फिर उतना ही मिलेगा जितना कि पहली बार, दूसरी बार या किसी भी बार में निकाल। मतलब ये कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जब उसका आयतन V0 है तो ताप बढ़ा के आप 10 डिग्री 20 डिग्री तक जाइए,
घटा के -10 -20 डिग्री तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर लेकिन जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे आओगे तो आयतन उसका भी 0 ही मिलेगा, मतलब दिए गए गैस के निश्चित मात्रा के आयतन के लिए तो जो ही दिए गए गैस की मात्रा को नियत किया जाएगा, भी 0 का मान भी क्या होगा, नियत हो जाएगा। तो इसीलिए चार्ल्स के नियम में कहा जाता है कि किसी गैस के नियत मात्रा का आयतन, तो जब नियत मात्रा कह दिए तो ये नियत हो गया और ये नियत हुआ, और 273 पहले से कांस्टेंट है, तो V0/273 एक दिए गए गैस के लिए नियत हो जाता है। तो बचता कौन है, V और T। तो यहीं से कह दिया जाता है कि किसी भी गैस के नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है चार्ल्स का मूल नियम, यही जो है चार्ल्स का मूल नियम है। और यहाँ से निकलता है कि V अनुक्रमानुपाती T। भी अनुक्रमानुपाती T में परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप क्यों और कहाँ से आता है, तो परम ताप भैया यहाँ से आता है, 273 प्लस T करेंगे तो यहाँ से परम ताप आता है। तो ये आयतन मिला था जब हम लोग ताप बढ़ा के यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन इसके विपरीत हम लोग ताप घटावें तो क्या मिलेगा, ताप घटावें तो मिलेगा हम लोग यहाँ पे क्या मिलेगा, ताप घटाने का मतलब माइनस, हम यहाँ पे ले लें -T डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना होगा, तो ये V -T डिग्री सेल्सियस पर आयतन कितना होगा, तो V0 इंटू 1 - T/273। ठीक है। जैसे चार्ल्स का जो नियम है, मूल नियम है, वह है कि ताप बढ़ाने पर आयतन में वृद्धि होती है और आयतन में होने वाली वृद्धि की जो मात्रा होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आयतन का 1/273वां भाग होता है ताप बढ़ाने पर। तो घटाने पर भी उतने ही भाग की कमी आती है। तो उसके हिसाब से हम लोग यह सूत्र बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह की सिमिलरिटी लगा के। अब अगर हम लोग यहाँ पे ताप घटा के सीधे पहुँचे कहाँ तक, जो हमारा ये ताप है कौन सा, तो ये हो जाएगा V0 1 - 273/273। अब यहाँ 273 से 273 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 - 1 और यहाँ जो है V0 इंटू 0 यानी कि V - 273 = 0। तो यहाँ पे जो ये T बराबर T = जो -273 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मिल रहा है, यह एक विशेष तापमान है। कैसा तापमान है, तो यह एक ऐसा तापमान में है जिस पे गैस का आयतन, गैस की मात्रा चाहे जितनी भी क्यों ना हो, गैस का आयतन -273 पर 0 हो जा रहा है। गैस का आयतन 0 हो जा रहा है, इसका क्या मतलब, गैस का आयतन 0 कैसे हो सकता है, किसी भी गैस की नियत मात्रा को जब लिया जाए तो उसका आयतन 0 कैसे हो सकता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि क्या यह वास्तव में संभव है, ऐसा क्यों होता है, तो यह प्रक्रिया क्यों होती है, कैसे होती है, या इसको कैसे समझा जा सकता है कि किसी गैस का आयतन -273 डिग्री सेल्सियस पे 0 कैसे हो सकता है। तो इसमें यह है कि जब हम लोग गैस का तापमान घटाते हैं तो गैस का तापमान कम करने से उसके आयतन में कमी होती है। ये सही है, चार्ल्स ने भी बताया था और ये सामान्य रूप में देखने को भी मिलता है कि किसी भी गैस का तापमान यदि घटाते हैं तो तापमान घटाने पर उसके आयतन में क्या होता है, कमी आता है। तो V और T के बीच में एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमेशा। और यहाँ पे जो माइनस टेम्परेचर है, इस माइनस टेम्परेचर पे बात करें तो माइनस टेम्परेचर पे वक्र में ऐसा मिलता है कि हम लोगों को ये जो -273 डिग्री सेल्सियस का जो मेन टेम्परेचर है, ये विशेष क्यों है और इसका क्या महत्व है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बात करें तो -273 तापमान को हम लोग कहते हैं परम शून्य ताप। -273 ताप को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, परम शून्य ताप। अब केवल आपको परम शून्य ताप ही डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, तो इसको कह सकते हैं कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर गैस, किसी भी गैस का आयतन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कोई भी बात करेगा तो कहेगा कि भाई किसी गैस का आयतन शून्य कैसे हो सकता है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है,
तो सामान्य जो व्यावहारिक गैस हैं, हम लोगों के आसपास की जो व्यावहारिक गैस है, वायुमंडल की गैस हैं या प्रयोगशाला में बनने वाली जो गैस हैं, इन गैसों का ताप कम करने पे आयतन कम होता है। लगभग इसी वक्र के अनुसार ही आयतन में क्या होता है, कमी आती है। वक्र में हम इस पर T दिखावें, गलत लिखे हैं, इस पे तापमान दिखावें और इस पे जो है आयतन दिखावें। हाँ, इस पे तापमान लिया भी गया है 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया गया। तो ताप घटाने पे आयतन कम होता है और वक्र को यहीं लाके छोड़ दिया गया है। वक्र को यहीं लाके क्यों छोड़ दिया गया है? तो सामान्य रूप में देखने को ये मिलता है कि जैसे जैसे गैसों का ताप कम किया जाता है तो आयतन घटता है। अब आयतन घटते घटते एक समय ऐसा आता है कि वह गैस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। प्रत्येक गैस को द्रव अवस्था में और फिर उसको ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। भारी गैसें जल्दी ही द्रव और ठोस अवस्था में आ जाती हैं, हल्की गैसें बहुत निम्न ताप पर जो है कि द्रव और ठोस अवस्था में आती हैं। तो सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन बहुत लोअर टेम्परेचर पे जाके जो है लगभग -200 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है द्रव और ठोस में आता है। ऑक्सीजन उसके पहले आ जाता है और सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है द्रव अवस्था में और फिर ठोस। तो ताप कम करने पे गैस रहता ही नहीं है, गैस या तो द्रव और ठोस में बदल जाता है। इसलिए ये चीज़ जो है यहाँ पे V0 के V-273 = 0 होने की नौबत ही नहीं आती है। अगर आपके पास कोई ऐसी गैस है जो इस तापमान पर भी गैसीय अवस्था में रह जाए तो उस गैस के विषय में तब ये बात होगी। तापमान कम करने पे गैस का जो अपना प्रकृति है, गैसीय प्रकृति, वह गैसीय प्रकृति ही समाप्त हो जाती है। और ये नियम किसके लिए? नियम जो है गैस के लिए है। तो वास्तविक गैस जो है वो गैस अवस्था में माइनस में कुछ डिग्री सेल्सियस तक ही गैस अवस्था में रहता है, उसके बाद से वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। और जब द्रव अवस्था में बदल जाता है तो वहाँ पे चार्ल्स का, बॉयल का या किसी का नियम जो वहाँ पे काम नहीं करता, लागू नहीं होता है। इसीलिए गैसों के लिए ऐसा होना संभव नहीं है। हाँ, अगर गैस अवस्था में रह जाता -273 डिग्री सेल्सियस तक तो वहाँ पे बात होती, फिर भी आयतन बहुत संकुचित होता है, बहुत कम हो जाता है। अब किसी भी गैस के लिए जो हल्की गैस है उसको अगर हम उसके लिए हम लोग ये वक्र खींचें और इस वक्र को अगर हम पीछे, यहाँ तक तो वास्तविक वक्र मिलेगा, और इसको हम लोग सीधे पीछे बढ़ावें तो ये तापमान के अक्ष को इसी बिंदु पर काटता भी है। इस प्रकार यह थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों रूप से ये समान है। तो यहाँ पे चार्ल्स के नियम को हम लोग यहाँ से लेके चलते हैं और अवोगाद्रो के नियम को भी इसी में सम्मिलित कर दिया जाए कि किसी भी गैस का आयतन जो उसके मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, तो V अनुक्रमानुपाती जो है या तो n ले सकते हैं, नहीं तो म्यू ले सकते हैं, म्यू। इन तीनों नियमों को बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो तीनों लोगों के नियमों को अगर इकट्ठा किया जाए तो हम लोगों को मिल जाता है आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? तो आदर्श गैस समीकरण में V अनुक्रमानुपाती 1/P बॉयल के नियम अनुसार एट कांस्टेंट टेम्परेचर, V अनुक्रमानुपाती T चार्ल्स के नियम अनुसार एट कांस्टेंट प्रेशर, और V अनुक्रमानुपाती म्यू अवोगाद्रो के नियम अनुसार। और इन तीनों को यदि हम लोग आपस में मिला दें तो मिल जाएगा हम लोगों को μT/P, और इसमें अनुक्रमानुपाती को बराबर करें तो हम लोग को मिलता है μT और एक इसमें कांस्टेंट ले लेते हैं P, यानी कि PV = μRT, जहाँ R जो है एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इस R को हम लोग सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। R को हम लोग सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। तो यही हम लोगों का क्या आदर्श गैस समीकरण। तो म्यू बराबर 1 मोल कर लिया जाए, तो म्यू बराबर 1 मोल के लिए म्यू = 1 मोल कर दिया जाए तो यह समीकरण बदल के हो जाता है PV = RT। आदर्श गैस समीकरण के रूप में इसको भी हम लोग जानते हैं, PV = RT। तो गैसीय नियम में बस आज इतना ही। आगे के ऊपर जो है आपको अगले वीडियो में फिर बताया जाएगा। पढ़ाई लिखाई जारी रखिए और आगे की पढ़ाई के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। ओके, थैंक यू।